अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए 2 साल हो गए। क्या 2 साल में पीटीआई हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ दिया है कि साबिक़ा अदवार की निस्बत इस हुकूमत ने वाकई मुल्क में कोई तब्दीली लाई है, आम आदमी को कोई रिलीफ मिला है, टैक्स निज़ाम में कोई बेहतरी आई है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब। आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। उनके साथ मौजूद हैं नसीम कुरैशी साहब। आप तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नगार हैं, पॉलिटिकल बीट करते हैं। जी काशिफ अनवर साहब, 2 साल में मुआशी लिहाज से अगर हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को, तो आप क्या उस पर तजिया करेंगे? देखें, बात यह है कि पहली बात तो हर गवर्नमेंट को जमहूरी तौर पे 5 साल मुकम्मल करने चाहिए और जी जी 2 साल मुकम्मल हुए, बहुत अच्छी बात है। अगले 3 साल भी मुकम्मल करने चाहिए। और ग्लास अगर आधा भरा हो पानी से तो ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको भरा हुआ कहें या आप उसको खाली कहें, जी दोनों जी का मतलब एक ही है। अब अगर हम ये कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये कहें कि इम्पोर्ट्स भी कम हुई, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये भी कहें कि रिजर्व भी बढ़े, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये भी कहें इंटरनेशनली हमारा परसेप्शन बेहतर हुआ, ये भी बहुत अच्छी वो बात तो है। जब इम्पोर्ट कम होगी वो तो कम होगा। जी, जी जी लेकिन अब अगर आप ग्लास को आधा खाली देखें जी जी तो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आप अगर ये भी देखें तो हमने अपनी इंडस्ट्री, चाहे कोविड की वजह से मसाइल आए, लेकिन इंडस्ट्री शायद उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकी, इंडस्ट्री शायद उस तरह से नहीं ग्रूम कर सकी। हम अगर ये देखें कि हमने बहुत से रॉ मटेरियल्स के ऊपर हमने जब अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया, तो हमने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फिनोमिना के क्या वो रॉ मटेरियल्स तो नहीं है और क्या हमारी इंडस्ट्री आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हम अगर आधा ग्लास खाली देखें तो हमें ये भी देखना है कि हमारी बिजली बहुत महंगी हो गई। हमने ये भी देखना है कि रुपये अगेंस्ट डॉलर उसकी बहुत डिवेल्यूएशन हो गई। हमें ये भी देखना है कि जो एक आम आदमी, जो कि आपका एक मेन सवाल था जी जी कि जो रिलीफ मिला एक आदमी को, तो हमें आटा, गैस, पानी, बिजली, जी जी हमें इसकी कीमतें भी देखनी है। तो वो हम सबके सामने है कि अगर चीनी पहले 60-70 रुपए थी तो वो 100 पे चली गई है। आटा अगर पहले 60-65 पे था तो वो अब ऊपर चला गया है। जी जी तो देखें, आम आदमी तो शायद उस तरह से इतना खुश नहीं है क्योंकि इनकम उस तरह से नहीं बढ़ी है, लेकिन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि पिछले 6 से 8 माह में जब से कोविड आया है, तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ करना चाहूँगा कि देखें, गवर्नमेंट ने अपने वसाइल से ज़्यादा कम्युनिटी की हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने वो लोग, जो कि मैं बार बार एक बात ये कहता होता हूँ कि वो लोग फ़ायदा ले सकें जो टैक्स नेट के अंदर थे, वो लोग फ़ायदा ले सकें जो रजिस्टर थे। जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा था, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं थे, वो शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं ले सके। कोरोना की वजह से जो एनटीएन होल्डर थे, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, ऐसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, जब काम तो बंद थे लोगों के, तो फिर फ़ायदा किस जी तरह बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके जब काम बंद थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप अपने मुलाजमीन को बिल्कुल फारग ना करें और आप अप्रैल मई जून की तनख्वाहें हमसे ले लें, हम आपको 2 साल के कर्ज पे 3% के लिए देते हैं। जी जी तो देखें, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने ये कहा कि आप अगले 3 माह की भी ले जी लें। जी तो जो मुलाजमीन आपने शो किए होंगे, आप उन्हीं की तनख्वाह लेंगे ना। ज़ाहिर और है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं भूल गया कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.25 से 7% पे है। चाहे वो एबनॉर्मल रेट पे हमने इंक्रीज किया था या जैसे भी वो इंक्रीज हुआ, वो वापस 7% पे आया। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई, लेकिन वो तब कम हुई कोविड की वजह से, जब हमारी इंडस्ट्री बंद जी हो चुकी थी, हमारी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं चल रही थी। तो लेकिन अगर आप ऑन द होल देखें तो गवर्नमेंट ने कोविड के आने के बाद अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल परसेप्शन की बात करें कि जनरल पब्लिक शायद इतनी काशिफ नवर खुश नहीं साहब, है। ताजिर बरादरी की जो तरक्की है वो एक्सपोर्ट में पना है या इंपोर्ट में पना है? देखें, अगर आपने इंपोर्ट करनी है अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, तो जब आपके मुल्क के अंदर वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आप इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट आप तब कर सकेंगे कि आपका जो फिनिश गुड है वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा लगा दें, टैक्सेस ज़्यादा लगा दें
और आप ये कहें कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपकी फलाह आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूर है। आपको जिस तरह इस गवर्नमेंट ने अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक एमनेस्टी दी और उनको कहा है कि आप, क्योंकि जब आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो आपकी तमाम इंडस्ट्री चलती है। जी जी। तो जब आप, लेकिन आपकी इंडस्ट्री तब चलेगी जब उसके लिए फेवरेबल कोरोना से पहले आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी या कम हो रही थी? देखें, एक्सपोर्ट हमारी $24 बिलियन पे थी, पिछले 2-3 साल से यहीं खड़ी थी। इस दफ़ा आपकी 22 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पे। हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सके, हमारे एक्सपोर्ट में कमी आई है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमने अपने इम्पोर्ट्स को 9 से 10 बिलियन डॉलर्स कम किया है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इशू कि क्या वो रॉ मटेरियल्स तो नहीं थे, हमने ड्यूटियां बढ़ाकर उसको कम किया है। आशिक अली राणा साहब, क्योंकि आप टैक्स बात से ताल्लुक़ है, नायब सदर भी हैं, टैक्स निज़ाम में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नारा था FBR में रिफॉर्म्स लाएंगे, इस्लाहात लाएंगे, 2 साल में आप क्या देखते हैं? 2 साल के अंदर तो हम ये देखेंगे कि 6 माह तो कोविड में हमारे यूज़ हो गए। बेसिकली मौजूदा गवर्नमेंट को 1.5 साल जो काम करने का मौका मिला, इस 1.5 साल में इनकी पॉलिसी जो थी FBR की वो वही चलती है जो पहले चलती आई है। खातर हाँ कोई इसमें खासा कोई चेंज नहीं आ सका। मुआशी टीम को आशिक अली राणा साहब, मुआशी टीम को बदला गया पूरा, असद उमर साहब की जगह बता रहा हूँ। देखें कि इन्होंने 6 दफ़ा 6 महीने FBR चेंज किए जी जी इतने 2 साल के पीरियड के अंदर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 4 चेंज हो गए इसमें, और इस अभी तक हम एहतसाब भी कर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट का। हम ये नहीं देख रहे कि मौजूदा गवर्नमेंट हमने क्या डिलीवर करना है। जी जी 2 साल का अर्सा एक हाफ पीरियड हो गया है इनके टर्नओवर का। हम ये भी दुआ करते हैं कि ये गवर्नमेंट अपना टर्नओवर पूरा करे, लेकिन इस गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था, जो इनका एक स्लोगन था तब्दीली का, जी जी, जो आवाम ने उन पर उम्मीद लगाई हुई थी, उससे लोग मायूस को नज़र आ रहे हैं। अगर आप जनरल सर्वे भी कर लोगों से पूछें, आप देखेंगे 21%। भाई मैं सिर्फ टैक्स निज़ाम की हवाले से, क्योंकि आपको टैक्स बार से ताल्लुक है, उसमें जिस तरह 2 साल में 2 एमनेस्टी भी, काशिफ साहब जिस तरह कह रहे 2 एमनेस्टी भी इन्होंने दे दी हैं, पैकेज भी दिए, मिनी बजट भी दिया लोगों को, टैक्स भी कोई नहीं लगाया। आपके समझ इनमें कोई है वाकई कोई रिलीफ है? ये कोविड की तरफ कोई बेहतरी की तरफ है कोई कदम? जी मैं तो कोविड के दौरान तो पूरी ग्लोबली वर्ल्ड में लीव दिया गया, जो एक था, एक SOPs थे कि हर ताजर बरादरी को रिफंड जारी करें। उसमें कई लोगों को जारी हुए भी हैं, कईयों के इश्यूज अभी भी बाकी हैं। रिफंड तो वाकई इस दफ़ा जारी हुए हैं, तो ये पहली दफ़ा है ना? फिर वो ये पहली दफ़ा हुआ है। वो इनसे ये हुआ कि मुलाजमीन को जो सैलरीज थी वो ताकि मिल सकें, और अपना जो करंट उनका डेफिसिट था या उनके जो एक्सपेंसेस थे, वेजेस थे लोगों के, उन लोगों का कोई रोज़गार चल सके। इसी तरह जो लोगों को एक टाइगर फोर्स बनाई गई और जी 12,000 में घर का सिस्टम चल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसको वो तो वॉलंटेरियन है ना, वो तनख्वाह पे तो नहीं है। जिस तरह काशिफ साहब ने कहा था, कम सूद पे 3% पे अपने पैसे लें बैंक, स्टेट बैंक से 3% पे, ये पहली दफ़ा तारीख में नहीं है, इतना कम, पहली दफ़ा हुआ, कम शराब पे वो पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने कम टू द पॉइंट टैक्सेशन में पॉइंट ऑफ में आए, उसमें टैक्सेशन में हमने ब्रॉडरिंग और टैक्स बेस तरफ जाना था। जी जी, हम उस तरह टैक्स नेट को बढ़ा नहीं सके। हम एग्जिस्टिंग टैक्स पे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नसीम कुरैशी साहब, आप पॉलिटिकल बीट करते हैं, माशाल्लाह बहुत करीब हैं PTI के भी, दूसरी हुकूमतें भी आपने देखी हैं। इन 2 सालों में, साबका दौर में, इन 2 सालों में आप क्या मुआवजा करना चाहते हैं? थैंक यू, शुक्रिया यूबी साहब, और आपने इस मौका दिया। बात ये है कि अभी जो बात हो रही कोविड भी है, और दूसरा भी तो गवर्नमेंट आई, इन्होंने अभी ये बात हो रही थी एहतसाब की, वो एहतसाब में मतलब एहतसाब की तरफ चल पड़े। जो इमरान खान साहब का जो ख्याल है, उनका जो एक विज़न है, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट या फिर कोई सिस्टम तब चल सकता है जब उसके अंदर लगा हुआ घुन या उसके अंदर लगा हुआ जंग साफ़ कर दिया जाए। तो उनका ख्याल है कि ये जो पिछले दौर में जो करप्शन हुई है, उसका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एहतसाब होगा तो आगे जाके ये इसमें फ़र्क बेहतरी आएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि साबका दौर में देखें, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी कोई सरबराह होता है, वो यही चाहता है कि वो उसकी गवर्नमेंट चले, आवाम को डिलीवर करे। लेकिन सम टाइम बीच में कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसको हम कुछ भी कोई ग्रुप्स या कोई ऐसे लोग, जिनको माफिया कहना मुनासिब नहीं है, लफ्ज़ कोई माफिया काफ़ी बदनाम हो गया, तो ऐसे लोग आ गए जो गवर्नमेंट के पसे पर्दा अपने मुफादात लेते हैं। जैसे अब पहले इससे हर हुकूमत के साथ एक ग्रोह होता है, जो मुफादात का ग्रोह। आपका टॉपिक है टैक्स और अवाम। टैक्स और अवाम के साथ अगर हम बात की जाए
तो इस गवर्नमेंट ने तो अभी टैक्सेस का अभी तो वो शुरू करना था, बिज़नेस वो शुरू करना था कि उन्होंने अभी कोई रिज़ल्ट आना था कि कोविड आ गया, कोविड में आगे वो टैक्स दे रहा है, जैसे अभी बात हो रही फर्स्ट टाइम अच्छी बात। लेकिन आप ये देखें, मेरे साथ इक़्तिसाद इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, आप ये देखें कि इसके बावजूद एक पैनिक है, तो उस पैनिक में कोई पैसा लगा नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, जी जी, अब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा है। हम देखें इस अभी ईद उल ज़ुहा गुजरी तो उस वक्त ये ख्याल था लोगों का जनाब इस दफ़ा कुर्बानी नहीं होगी, ये नहीं होगी। ईद के इस चांद रात से एक दिन पहले पता चला जी वो जो कुर्बानी के जानवर जो हैं वो मार्केट में मौजूद ही नहीं। इवन कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि हाँ, मैंने ये सोचा कि मैं चांद रात को एक दिन पहले जाऊँगा, जाके बच्चों के साथ जाके हम कर लेंगे, हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर एक बहस ये हुई कि तो इतना पैसा है। खैर ये एक अलग बहस है, किस दिन हम किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो क्यों पैसा इतना, 2 करोड़ अवाम है और कितने बकरे होंगे, 10-15। जो मेन चीज़ है जो साहब हुकूमतों की, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, इस हुकूमत ने कोई अपनी पॉलिसी 2 सालों में कोई वाजिया की है? ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी कुरैशी साहब। अच्छा देखिए, मैं आपको छोटी सी बात, आप एक फ़र्क बता दूँ। जो साबका गवर्नमेंट थी, उनकी पॉलिसी ये थी कि प्रोजेक्ट्स लगाने, फुट प्रोजेक्ट्स बनाने, चाहे वो क्या कहते हैं, सबसे मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है या पावर, उनका ये था कि हम प्रोजेक्ट खड़े करें, बिल्डिंग्स खड़ी हो नज़र आएँ, जिसको हम देखते हैं सबको। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये जब ये आए हैं, ये अभी कहते हैं अभी हमने प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं करना शुरू कर दिया इन्होंने भी, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम इस्लाह करें अदारों, जैसे मैंने पहले बात की एहतसाब वाली, एहतसाब वाली बात की। अब इनका ये है कि ये पॉलिसी एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात ये ठीक है कि कोई सिस्टम बन जाए ना, सिस्टम जिसमें मतलब और किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई किकबैक लेता है, कोई ऊपर से अपना कमीशन लेता है, तो वो पैसा एक्चुअली तो वो पैसा तो जा रहा है ना अवाम के टैक्स का, जो अवाम देती है, और वो बंदा देता है टैक्स, वो गरीब आदमी देता है जिसका उसको फ़ायदा भी नहीं होता। वो घर के लिए चाय की पत्ती खरीद रहा है, दूध खरीद रहा है, वो टैक्स दे रहा है। सर सब वो टैक्स दे रहे हैं। अब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में यूबी साहब आप मुझे एक बात बताएं, जो बातें चलती हैं मार्केट में जो आती हैं कि इन प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 1% अगर 5 अरब का प्रोजेक्ट है, यहाँ तो अब बात हो रही 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब के प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं। तो आप मुझे एक बात सिर्फ अभी बता दें, मतलब आप लोग सारे माहिरीन हैं इसमें, कि 1% अगर 100 अरब का प्रोजेक्ट, तो 1% कमीशन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। जी नहीं कुछ नहीं। आपको उसके लिए पैसे तो बहुत ज़्यादा इतने पैसे हैं, वो इतने पैसे हैं कि आप इस स्टूडियो में अगर वो नोट रखने शुरू कर दें तो ये स्टूडियो कम पड़ जाए। नहीं, मेरा जो मकसद है कहने का 1% निकालने का किसी को पता नहीं चलता निकला 1% निकाल 1% वो बात वही बात उस तरफ। वो जो 1% है, इतने मतलब 100 अरब रुपए में से 1% का मतलब है तकरीबन 1 अरब रुपए। ठीक है, 1 अरब रुपए इतने नोट हैं कि स्टूडियो में भर जाएंगे। ठीक है, इससे भी ये जगह कम पड़ जाएगी। वो किसके पैसे हैं? वो हमारी आवाम के पैसे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपनी उस पर। मैं किसी की मतलब तर्जमानी नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि इनको डिलीवर अब ये करके दिखाएं। इनको कोविड आ गया, इनके पास आ गया कि एक बहाना आ गया जी, कोरोना आ चुका है। अब कोरोना भी जा रहा है, पूरी दुनिया में एक ही सूरत हाल है ना। अब हम इसको हम किसी ऐसा मुआवजा कर ही नहीं सकते, हम बात ही नहीं कर सकते। अभी बात हुई 3% इंटरेस्ट के ऊपर कर्ज देना चाह, लोन दे रहा है बैंक, लेने को तैयार कोई नहीं है। कुछ लोग ले भी रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं ले रही है। आपकी मिलें बंद हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है, तकरीबन ख़त्म हो गई। अब सियालकोट चले जाएँ, सियालकोट से आपकी एक्सपोर्ट बंद है। गुजरात चले जाएँ, वज़ीराबाद चले जाएँ, जहाँ से छुरी कांटे जो चीज़ें आपकी पूरी दुनिया में जाते थे, वो आप पता करें, वो आपकी 75% एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ वो एक्सपोर्ट चल रही है जिनके उनके पास ऑर्डर थे, और वो कार्गो ही बंद है। जब जाए एक्सपोर्ट कहाँ से होनी, कार्गो सबकी वो हो रहा है। तो सिस्टम, बात ये है कि पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कि वो जो लीकेज है वो ख़त्म हो। कुरैशी साहब, जो आपने प्रोजेक्ट की बात की, टैक्स के जो पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा, उसकी बात की, क्या पिछले 10 सालों में या इन 2 सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुकूमत ने, साहब का हुकूमत ने या इस हुकूमत ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जो मुनाफा बख्श हो,
जो आवाम का पैसा ज़ाया ना हुआ हो, आपके समझते है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आज तक आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल बीट करते हैं उसको, आप बहुत करीब से देखिए, जानते हैं। मैं यूबी साहब एक बात ये बोलूँगा कि जो प्रोजेक्ट जो भी बनाए जाते हैं ना, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए होते हैं। जी वह उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़े या कुछ भी हो, आवाम को रिलीफ देना। अब हमारे ये जो मेट्रो बस है, मेट्रो बस में 20 रुपये आप दे रहे हैं, और रोज़ाना जो भी तादाद है, कोई 10,000 या 20,000 लोगों की तादाद है, ये छोड़, मैं वही मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 या 20,000 लोग जो डेली के जो उससे फ़ायदा ले रहे हैं, सफ़र करते हैं, जो उनको आप 20 रुपये में दे रहे हैं, और उसके साथ जो दूसरी आवाम के टैक्स के दिए पैसे जो सब्सिडी में दिए जा रहे हैं, ये मेरी नज़र में गलत है। जी वो क्यों गलत है? अब 20 रुपये अच्छी सहूलत है, ज़रूर है, मतलब एक बंदा शादरे से चलता है, गज्जू मत है, जो इस वक्त चल रही है, और तो चली नहीं ना अभी। मैं हम लाहौर से बात करें, पूरे पाकिस्तान में आपका ये प्रोग्राम देखा जाता होगा। मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक बाकायदा एक अच्छी टिकट होनी चाहिए थी। आप वैसे भी अगर आप वहाँ से यहाँ तक लोकली सफ़र करें, कम से कम 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, इतना वो पहले भी खर्च करते थे जो वो लोग जो सफ़र करते हैं। अब भी वो अगर इतना दें, आवाम के ऊपर दूसरे कामों में से बोझ कम हो, हमारे वो तालीम की तरफ और सेहत की तरफ जाए पैसा, वो पैसा सारा चला जाता है। आप जो कहना चाह रहे हैं, 1 लाख बंदा जो उससे फ़ायदा उठा रहा है, जो उसमें 2 करोड़ बंदों में से उनका क्या गुनाह है? उनको देखिए, जो 1 लाख बंदे के लिए जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी अगर आप हॉस्पिटल में दें, मेरा ख्याल है 10 से 20 लाख लोगों को फ़ायदा हो सकता है उसकी मेडिसिन। साहब आप सही कह रहे हैं। काशिफ अनवर साहब, जिस तरह प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, इदारों की बात हो रही थी, कोई है पाकिस्तान में जो इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, जिस तरह PIO हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, दूसरे सेक्टर हो गए, क्या मुल्क की तरक्की में ये रुकावट नहीं है जो खसारे में, इनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता? हमारे ये प्रोजेक्ट्स ही कभी बहुत कामयाब भी थे, और हमारी एयरलाइंस ने और दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस भी चलाई हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी की ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल देंगे तो अल्टीमेटली वो बोझ नहीं उठा पाएंगे। अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर, अगर रेलवेज़ के अंदर, अगर हम इन अब गवर्नमेंट के इन इंस्टीट्यूशंस में अगर हमें ज़रूरत ही वहाँ 5,000 बंदे की, और अगर हमने वहाँ 15,000 से 20,000 मुलाजिम रख लिया है, तो अल्टीमेटली हम उसको नहीं चला पाएंगे। अब जो ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये देखेंगे बहुत ज़रूरी है एक मुल्क की तरक्की के लिए। आपके अंडर पासेज, ओवरहेड्स, आपके मेट्रोज़, आपके ये ट्रेन्स, ये बहुत ज़रूरी है इन प्रोजेक्ट्स का बनना। लेकिन बात यह है कि अगर आपने अगर आपने एक मोटरवे को बनाना है, और आपने नए शहर आबाद नहीं करने, और आपने नई इंडस्ट्री नहीं लगानी, और अगर आपने अपनी मंडियों को आपने अपनी नहीं मिलाना, खेतों तक नहीं मिलाना, बात करते हैं जिस तरह 1122 का एक सर्विस मुहैया की गई, वो हर किसी के लिए है। मेट्रो बस तो चलो 1 लाख बंदे के लिए, 2 लाख बंदे के लिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखें, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखें, जब आप हर एक ने मेट्रो पे सफ़र नहीं करना, हर एक ने ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र नहीं करना, हर एक ने मोटरवे पे सफ़र नहीं करना, लेकिन जब आप लाहौर का बर्डन, अब क्यों आपने हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप एक और नया शहर आबाद करने की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है कि जितनी आपकी आबादी लाहौर शहर में बाहर से शहरों से आ रही थी, वो डाइवर्ट करेगी लाहौर से। अगर आपका लाहौर गंदा हो रहा था तो इसका मतलब है अब लाहौर जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपको नए जो मैंने बात करना चाह रहा था कि नए शहर आबाद करना बहुत ज़रूरी है, नई मंडियां आबाद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेट्रोज बना दी हैं, अगर आपने मोटरवेज बना दी हैं, लेकिन कर्जा लेकर बनाया है, और आपने सिर्फ उसका सिर्फ सूद देना है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको देखें, हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। हमारी आवाम जो चाहती है, हमारी आवाम के तो इशूज़ हैं, साफ़ पानी के इशूज़ हैं, हमारे तो यहाँ पर रोटी का इशू है, हमारे तो यहाँ रहने का इशू है, लोगों के पास जगह नहीं है सोने के लिए। तो अगर आप उन लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, देखें इस वक्त अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 25 से 30 लाख नौकरियां और ख़त्म होगी। अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ज़्यादा ख़राब होगी। हमें तो यहाँ पर मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जोर दिया है, आपकी इंडस्ट्री के लिए एमनेस्टी आनी चाहिए कि आप बाहर से लाएं मशीनरी। अगर ये प्रोग्राम काम बाला सुनते हैं तो बाहर से मशीनरी लाएं, कोई ड्यूटी नहीं, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को लगाएं। छूट दे दी हुकूमत ने काशिफ सर, नहीं सर, नई इंडस्ट्री लगाएं, कुछ लगाएं, उसकी कोई नहीं पूछा नहीं जाएगा। तो जो बाद के मामलात हैं उसका क्या होगा? आपको अपने बाकी पहले साल में एसेट डिक्लेरेशन के लिए आपको एमनेस्टी दी गई सर, इस दफा तामीराती शोबे के लिए दी गई। नहीं, देखें, ये एहतसाबी निजाम के खौफ वजह से लोग ताजिर बरादरी हुकूमत में एतमाद नहीं कर रही, या और कोई वजह? नहीं, मैं एक बात क्लियर करूं आपको। देखें, हमारे यहाँ पर ग्रे पैसा
बहुत ज़्यादा है और ये पिछली कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से आप सिस्टमाइजेशन नहीं थी, हमारा सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बाकी डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब जब वो जब तक ये इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब अगर आपने एक प्लॉट खरीदा है, आपने अगर उस पर टैक्स अदा किया है और आपने अपनी वेल्थ में शो नहीं किया, तो मेरा काम तो नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट तक अल्टीमेटली जब आपका टैक्स कटा है तो इतला तो चली गई है। अब एफबीआर को आपसे पूछना चाहिए कि अयूबी साहब आपने ये प्लॉट खरीदना है। मामला तो यही है, 2 साल में जो हुकूमत ने दस्तावेजी मुआशत के लिए जो कोशिश की है, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाजी नहीं, देखें ये पहली बात तो ये है कि ये कोशिश पीछे से चल रही थी जी, ये ना इस गवर्नमेंट ने की है ना पिछली गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। ये आपकी IMF और वर्ल्ड बैंक ने करवाई है। यानी कि उन्होंने कहा है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हम आपको कर्जा देते हैं तो वो आप कर्जा लगाते कहाँ पर हैं? जी, जी। जब हम आपको टैक्स की देते हैं कि टैक्स अपने सिस्टम को बढ़ाएं तो आप पैसा लेकर कहाँ पर जाते हैं? तो उनकी इतनी कड़ी होती सर है, ये सख्त होती है। क्योंकि देखें बात ये, जब आपको एक बंदा पैसा दे रहा है तो वो ये नहीं कहता कि आप शाह खर्चियों में उड़ाएं, वो आपसे ये कहता है कि इसको किसी कंस्ट्रक्टिव जगह के ऊपर लगाएं। लिहाज से हम कमजोर होंगे तो फिर हमारा इखलाक कहाँ होगा? नहीं देखें, नहीं देखें बात नहीं, आपको देखें। और मैं फिर एक और बात कहता हूँ, हमारी जो पॉलिसीज हैं, फिर वही प्रॉब्लम कि तमाम प्रॉब्लम्स जवाबदेह कौन है? जो टैक्स नेट के अंदर है आज तक। जो टैक्स नेट के अंदर है, वो जो टैक्स नेट के बाहर है, वो जवाबदेह नहीं है। आप सही कह रहे हैं, उनको ग्रिप करने की जरूरत है। देखें जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को रास्ता नहीं देंगे, जब तक आप उसको इज्जत नहीं देंगे, और जो नॉन टैक्स पेयर है उसको टैक्स नेट के अंदर, आप खुद ही बता रहे हैं 3% पे उनको कर दिया जा रहा है। देखो ये इज्जत है, ना ये इज्जत नहीं है, नहीं ये हमारा हक है। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपका वो ऐसा बेटा है जो आपको कमा कर देता है। तो ये तो आशिक अली राणा साहब, इन 2 सालों में SROs और जो मिनी बजट आए, किस तरह आप समझते हो कोई हुकूमत ने अवाम के साथ कोई ऐसा स्टेप लिया हो जो अवाम के ऊपर बोझ बना हो? क्या समझते हैं आप? अवाम पे इस दफा कोविड पे तो जो मौजूदा बजट आया है वो SRO बड़ा खुशाइन बजट है, उसमें कम तो हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? कोई ऐसे टैक्स नए बजट के अंदर बाद में लगाए गए हैं जो नुकसानदेह हों? बजट में तो इस दफ़ा टैक्स फ्री बजट जो आना चाहिए था तकरीबन वो ठीक आया, बजट में कोई इशू नहीं है। बेसिकली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं है। टियर 1 के लिए जिस तरह 31 अगस्त जी वो उन्होंने कहा कि आपने इंटीग्रेट करवाएं। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो SROs आए वो कम हुए हैं तादाद में या उनसे पहले से ज़्यादा? अभी जो SRO कम है, पहले बहुत ज़्यादा थे। अब उन्होंने जो बजट, चूँकि रिसेंटली बजट आया है, बजट की अगर कोई अमेंडमेंट कोई ऐसी चीज़ है तो वो टाइम पर गई आती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेट करना रिटेलर्स को, वो एक खुशाइन अच्छी चीज़ है, ताकि रिटेलर्स जितनी सेल है वो एक मॉनिटरिंग हो, ताकि इससे ये नहीं है कि जो बंदा टैक्स नेट में RD है या जो रजिस्टर्ड है वो ही मॉनिटरिंग करे, उसके साथ वाला जो शॉपकीपर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, उसने कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाना। इस तरह उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए जो टैक्स नेट में नहीं है। जो टैक्स नेट में है वही ऑडिट में आ रहा है। काशिफ साहब, ये मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ ब्रेक से पहले। टियर 1 के जो 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है, आप क्या समझते हैं इससे कोई बेहतरी की तरफ है या डेडलाइन आगे जानी चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। टियर 1 के रिटेलर्स की बात करें, टियर 1 के रिटेलर्स में वो हैं जिनके यूटिलिटी के जो बिल्स हैं वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे पिछले किसी भी 12 महीने के, जिनकी कोई चेन्स हैं या जो इम्पोर्टर्स हैं। अब मेरा यहाँ पर सिर्फ एक जो मेरा इस बात में ऑब्जेक्शन है वो उन रिटेलर्स के लिए है कि जिनका ये कहते हैं कि आपकी जो दुकान की मेजरमेंट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पर यह है कि आपके सेल्स टैक्स का ताल्लुक आपकी सेल्स से होता है, आपके एरिया ऑफ द शॉप से नहीं होता। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनकी कोई सेल्स नहीं हो रही होती और कुछ लोग, बहुत से लोग खो में बैठे होते हैं और वो अरबों का काम कर रहे होते हैं। तो जो ये एक रिटेलर्स के लिए, और हम देखें रिटेलर्स को आप क्या चाहते हैं, क्या सेल्स टैक्स का निज़ाम इतना आसान है
क्या टैक्स का निज़ाम इतना आसान है? क्या एक बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा उसको हर महीने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न्स देनी है, उसको टैक्स विद हेल्ड करना है, उसको पेमेंट्स करनी है, बुक्स में उसे पेमेंट्स करनी है, 50,000 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। तो देखें, आप अगर या तो आपके इस मुल्क के अंदर इतनी एजुकेशन हो, आपका जो रेट है इसका पढ़ाई लिखाई का वो आपका जनाब 100% हो, आप ज़रूर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर कराएं। लोग तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते। अब कल आपका इनकम टैक्स का ड्राफ्ट आया, कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स खुद दाखिल कराएंगे? उन्हें अल्टीमेटली एक लॉयर के पास, और ये काम भी लॉयर का है, ये मेरा काम एज एन इंडिविजुअल, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करूं, ये एक एक्सपर्ट का काम है। मुझे अल्टीमेटली एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, उसमें इतने कॉलम्स हैं, उसमें आपको हर चीज़ का ब्रेकअप देना है। अगर आपकी एक चीज़ भी गलत, अब तो देखें, अब आप कानून की बात कर रहे थे, कानून ये कहता है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो 6 महीने के अंदर सिस्टम आपकी रिटर्न को रिवाइज करके दोबारा आपको भेज देगा कि हमने इसको रीअसेस कर दिया। जी। आप टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे तो आपके अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते तो आपके खिलाफ कमिश्नर फैसला कर देगा। तो देखें, टैक्स नेट को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। हम बिल्कुल टैक्स नेट के खिलाफ नहीं हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, लेकिन हम इख्तियारात के ज़रूर खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट के इख्तियारात बढ़ाए तो हमारे भी डेट आगे जानी चाहिए तामीराती शोबे के लिए, जैसे 31 दिसंबर की डेट आगे जानी चाहिए। अगर आप देखें, आप ज़रूर एमनेस्टीज दे रहे हैं, आप ज़रूर सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन आप पीछे से तो आप घेरा तंग करते जा रहे हैं। आप उस तरह से काम नहीं करने दे रहे। टैक्स के सिस्टम को आप ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल करते जा रहे हैं। आप रिटेलर्स को ये क्यों आप नहीं ये कहते? अब बड़ी छोटी सी मिसाल है, इस साल का जो पिछले साल का आपका टर्नओवर टैक्स है वो 0.5% है, अगले साल का फिर 1.5% है। अब रिटेलर्स को तो ये पता ही नहीं है कि वो करना क्या है। अल्टीमेटली अपने एडवाइजर्स के पास जाएंगे। इससे पहले 1.25% था। अब जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपने अगले साल करना क्या है, आप रिटेलर्स के लिए क्यों एक ऐसी स्कीम नहीं लेकर आते हैं? आप उनको क्यों ये नहीं कहते कि हम अगले साल का आपका टैक्स जो है वो 15 से 20% बढ़ाएं, देयर विल बी नो ऑडिट? आप क्यों ये नहीं कहते? टीम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, जो स्टेप उन्होंने लिए हैं 2 साल में, साहब का 70 सालों में नहीं लिए गए। मेरा उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, मेरा इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्टीमेटली मैं दोबारा आता हूँ काशिफ साहब आपकी तरफ। आशिक अली राना साहब, कल वज़ीर आज़म साहब का बयान था ऑटोमेशन की तरफ जाने का, FBR में ऑटोमेशन ला रहे हैं, वो किस तरह की ऑटोमेशन होगी या किस तरह की होनी चाहिए ताकि सिस्टम बेहतर हो सके? देखिए जी, ऑटोमेशन अब ये आज नहीं चाहिए, ऑटोमेशन से ही काम आगे बेहतर होगा। बेसिकली इनको डायग्नोज करना पड़ेगा, सर्च करें जाके मार्केटों में, ऐसे काफ़ी लोग बिजनेसमैन हैं जो टैक्स रेट में नहीं है। नहीं, हम ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं, हमें जाना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है ऑटोमेशन की तरफ जाना। अगर हम अपने अदारे में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में, काशिफ अनवर साहब पहले कह रहे थे जो टैक्स नेट में उसको तो बार बार खींचा जाता है और जो बाहर है उसको कोई पूछता वो नहीं। यही है कि जो हमारे जो FBR का स्टाफ है उनको चाहिए कि इनको फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं। जो टैक्स नेट में आया हुआ है उनको, उन पर दबाव ना डालें, उन पर बोझ ना डालें। नहीं, फ्रेंडली पॉलिसीज़ किस तरह बन सकती हैं जब IMF से आप कर्जा लेते हैं? फिर शायद इसको फिर हम ये करें कि जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट में नहीं हैं, जी, हम उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, टैक्स रेट को कम करें, सेल टैक्स को सिंगल डिजिट करें, रिटेलर्स को बेनिफिट दें, होलसेलर्स को दें, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कम करें। हमारी मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बहुत महंगी है, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। इस तरह हमारी बिजली, गैस, पानी, हमारी लेबर, ये चीज़ें हैं। फिर हमारे हाली टैक्स पे बोझ डालने की बजाय हमारे जो अदारे हैं वो गैर फालू हैं, रेलवे है, PIA है, स्टील है, इस तरह हमारे इतने जो अदारे जो हमारे मुल्क को चलाना चाहिए उनको, वो बैसाखियों पे है। लेकिन वो टैक्स अदब का आधा % तो वो सरकारी इदारों से टैक्स आ जाता है। आशिक साहब देखो, जितना पूरा मुल्क टैक्स देता है उसका आधा हिस्सा जो सरकारी इदारों से टैक्स, कुछ हमारे अखराजात भी हमें कम करने पड़ेंगे। हमें अपनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो बेनिफिट्स हैं जो इन्होंने पहले कम किए, पहले अब रोके कि हम नहीं लेंगे, बाद फिर अमेंडमेंट कर दी। जिस तरह सऊदीया में उन्होंने 5% से 15% कर दिया, एक ही टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में भी। हाँ, वैट सिस्टम पूरी दुनिया में वैट सिस्टम है। अगर हम ये एक सिस्टम कर दें, लेनी है आवाम से, तो फिर इस सिस्टम को तो वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट सही कहता है बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये है कि वैट है जी, वैट में वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वो चाहे वो सेल टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इकट्ठा होगा, हर चीज़ में वैट है। फ्लैट रेट सिस्टम है जिस तरह बरतानिया में। हमारा सिस्टम इतना मुश्किल है कि आए रोज ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ जाती है। इवन कि हम लोगों को जो एक्सपर्ट्स इस काम में फील्ड में हैं उनको समझ नहीं आती कि हमारे बैठे हुए अमेंडमेंट आ जाती है।
तो टैक्स निज़ाम को आसान बनाएं ताकि जो बिजनेसमैन उनको आसान किस तरह होगा? टैक्स रेट कम हो सकते हैं, ये कर सकती है ना हुकूमत। किस तरह कानून तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अवाम के खिलाफ बनाया जाता है। नहीं, देखिए अवाम के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो अपना बिजनेसमैन होता है उसको एक पॉलिसी मेकिंग करनी होती है। जी जी। अपने ऑफिस बिजनेस को चलाने के लिए उसे बजट मेंटेन वो तो करना है। ताजर बरादरी को फिर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि गैर मुल्की कर्जों से निजात मिले और उनकी जो प्रपोजल है उन पर अमल मैं दरामद हो। समझता हूँ हम बीइंग ए कौम अगर सब लोग टैक्स नेट्स में आएँ और वॉलंटरली जो टैक्स हमारा जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स रिटर्न जमा कराएं तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्शन होगा, ज़ाहिर बात है, बजाय कि जो किसी लोग मुल्क की तरक्की का जो राज है वो तो टैक्सेस पर भी मबनी है। टैक्स का जो बैकबोन है, टैक्स से ही मुल्क चलता है। 2 साल की जो हमने मुआशी पॉलिसी भी आज डिस्कस की है, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। सियासी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है 3 साल पूरे करेगी? कोई ऐसी पॉलिसी इनकी आएंगी जो वाकई अवाम इनसे खुश होगी? ये भी सब ये जो बात है कि 3 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, 2 साल तो गुजर गया, 3 साल पीछे रह गए। मैं आपको एक बात बताऊँ, सीधी बात बताऊँ। जी जी। अब जो लोग पीछे जिनको कुछ भी नाम दिया जाता है, वो अब लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि गवर्नमेंट्स को चेंज नहीं करना, सही है, गवर्नमेंट्स को हटाना नहीं है, इन्हीं गवर्नमेंट्स को लेके चलना है। जो गवर्नमेंट आ गई, अब ये गवर्नमेंट अपने ना सिर्फ 3 साल पूरे करेगी और ये भी मुमकिन है कि अगले 5 साल के लिए भी ये आपके पास आ जाए। तो अब बात ये हो रही, आप अभी तजावीज़ में सुन रहा था, अब ये बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बात ठीक है कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अब इंडस्ट्री देखें, आपकी बेरोज़गारी 50 लाख जॉब नौकरियां ये तभी पूरी होंगी कोई कारोबार बिज़नेस शुरू होगा। बिज़नेस कैसे शुरू होगा कि आपने मिनिस्ट्री जो दी है, आपने 31 दिसंबर तक दी है, इसको मेरा ये ख्याल है कि कोविड था, कोविड की वजह से इस गवर्नमेंट को अपने पूरे 5 साल होने तक का टाइम देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री इनके इस दौरान लगे, लोग आना चाहें। बात हो रही ब्लैक मनी, इन्होंने एक बड़ा अच्छा बोला, जो ग्रे मनी, मेरा ख्याल है जो ग्रे पैसा है वो पैसा है, ग्रे मेरी नज़र में वो पैसा है जिसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं? पैनिक का जो है एक माहौल, उसको ख़त्म करें। और ये जो ऑटोमेशन टैक्सिंग की बात कर रहे थे, ये रिटर्न जमा कराने की बात कर रहे थे, आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ चुका है नादरा का। मुझे नहीं समझ आती कि अब अगर नादरा का आपका शनाख्ती कार्ड है तो मैं अगर कोई बैंक में अकाउंट खोलता हूँ, उसमें मेरे पैसे जाते हैं, अगर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ मैं कहीं पे, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दूँ या फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। मैं ग्रॉसरी ख़रीद रहा हूँ, मेरा बिल 50,000 से ऊपर बन गया या कोई चीज़ हो गया तो मुझे कहा जा रहा है जी मैं शनाख्ती कार्ड दूँ या अपना मोबाइल नंबर लिखवाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है? एक तो ये नादरा के साथ ऑटोमेटिक हो जानी, ऑटोमेशन ये जो भी है वो 2 साल पहले का हो चुका है सर। नादरा के साथ इनका नहीं, ये जो टैक्स रिटर्न वाली जो बात है, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। इनको आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाए, इनके पास आ जाए, जहाँ कोई और उसमें पेचीदगियाँ आपके पास लॉयर मौजूद हैं, उसकी हेल्प ली जा सकती है। बात सिर्फ ये यहाँ पे आ रही टैक्स लेने की और टैक्स देने की। जो रिटर्न जमा कराते हैं, जो बिजनेसमैन है वो तो फंसा हुआ, जिसके पास ग्रे पैसा वो तो उसको तो कोई इशू नहीं, ब्लैक मनी है जिसके पास कोई इशू नहीं है, उसकी इंडस्ट्री भी बंद हो जाए, वो चल रहा है। आखिरी सवाल, सेक्शन 111 है हमारा, जो पूछता है आपकी इनकम का सोर्स पूछता है। इमरान खान साहब ने तामीराती शोबे के लिए जो मिनिस्ट्री दी है उसको ख़त्म कर दिया गया, आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा कहाँ से पैसा आया। इसके बावजूद 60-70 इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक है, इसके बावजूद लोग रजिस्टर नहीं होना चाहते। 4800 बंदे टोटल अभी तक रजिस्टर्ड हुए। ये एहतसाबी निज़ाम की वजह से खौफ है लोगों में या हुकूमत की जाने की वजह से खौफ है? सिर्फ आखिरी सवाल, मैंने लफ्ज़ पहले भी एक बोला था पैनिक का, ये पैनिक ख़त्म होनी चाहिए। वो पैनिक क्या ख़त्म होनी चाहिए? वो ये हो कि आप जो भी बिज़नेस है, सिर्फ तामीराती शोबा नहीं, आपने जूतों की फैक्ट्री लगानी है, आपने कोई फूड इंडस्ट्री लगानी है, आपने कोई चीज़ लगानी, आपसे इस वक्त हालात ऐसे हैं, मुल्क ऐसे किनारे पे खड़ा है कि आपको ये कहना चाहिए कि आप आएँ और अगले 10 साल तक आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये इंडस्ट्री कैसे लगी। इस तरह का कानून आना चाहिए, फिर जाके आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।